अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी मकसद की खातिर पैदा किया है। कुछ लोग इस बात का अदराक कर लेते हैं कि उन्हें दुनिया में कोई मुफीद काम करना है। कुछ इतने बाशऊर नहीं होते और वो बेमकसद ज़िंदगी गुजार कर इस जहान से रुखसत हो जाते हैं। खाना पीना सोना और बेकार ज़िंदगी गुजारना तो मकसद हयात नहीं। सोचती थी ऐसा जीवन तो जानवर भी गुजारते हैं, जबकि इंसान अशरफ अल मखलूकात है। उसे ऐसे ज़िंदगी गुजारने का एहतमाम करना चाहिए जिस पर इंसानियत फ़ख्र करे। मुझे यह शऊर वालिदा ने दिया। वालिद साहब इतनी गहरी सोच न रखते थे। उनका ख्याल था कि सिर्फ अपने लिए सोचो और अपनी खातिर जियो। वो एक नॉर्मल आदमी की तरह कमाते और कमाने के बारे में रात दिन सोचते ताकि अपने बच्चों को ऐशो आराम मुहैया कर सकें। शायद यही उनकी ज़िंदगी का मकसद था। मैं अम्मी की शख्सियत से मुतासिर थी। बचपन में जो बातें वो कहानी के रूप में गोश गुजार करती थीं, उन्हीं से मेरी तामीर हुई। जो जो अकल आती गई ये सोच पुख्ता होती गई। ज़रूरतमंद इंसानों के लिए कुछ करना है, दूसरों के काम आना है, अपनी ज़िंदगी दूसरों की राहत के लिए वक्फ कर देना। बेशक ये एक आला तरीन काम था, लेकिन आसान काम ना था, क्योंकि इंसान अपनी परस्तिश में खुशी महसूस करता है। सच है कि अपने नफ्स को मारना बिखरे हुए शेर को ज़ेर करने से ज़्यादा दुश्वार अमर है। पक्का इरादा था कि इस राह में जितने कांटे आएंगे पलकों से चुन लूँगी और अम्मी के बताए हुए रास्ते पर चलूँगी। खूब पढ़ूँगी, कोई ऐसा काम करूँगी कि रहती दुनिया तक याद रहे और वालदैन का फ़ख्र से सरबुलंद हो। हमेशा हर जमात में अव्वल आई, FSC तक पहुँची। लगन से पढ़ रही थी कि अच्छे नंबर लूँगी, कमीशन लेकर वतन का सर बुलंद करूँगी। एयरफोर्स ज्वाइन करने का मौका मिला तो पायलट बनूँगी। गर्ज ऐसे दिलनशीन ख्वाब थे कि उनकी दिलकशी को अल्फाज में बयान करना महाल है। क्या जानती थी कि बदलता वक्त एक हकीकत है। ये ऐसे मोड़ ले आता है कि इंसान अपने मकसद से दूर हो जाता है। सारे ख्वाब और इरादे तुंदो तेज़ वक्त के धारों में बह जाते हैं। हमारे घर के सामने एक बड़ी शानदार और वसी व अरीज कोठी थी जो कुछ अरसे से बराए फरोख्त थी। एक रोज़ वाले साहब से पता चला कि ये कोठी बिक गई है। जिसने ख़रीदा है वो एक अमीर आदमी है। उसका नाम खालिद था। रफ्ता रफ्ता अब्बू की उससे अच्छी दुआ सलाम हो गई। गर्चे उम्र में कम था मगर शादीशुदा था, और हैरत की बात यह थी कि बीवी साथ नहीं रहती थी, वो मैके में थी और खालिद अपनी नौकरों के हमरा कोठी में रहाइश पजीर थे। खालिद ने अब्बू से दोस्ती पक्की कर ली। वो रोज़ हमारे ड्राइंग रूम में विराजमान होता। अब्बू उसकी खातर मदारत खुसूसी तौर पर करते। कहते थे काम का आदमी है और इसके ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों से हैं जिनसे कई काम निकल सकते हैं। इसी लालच पर वालिद ने उससे रोज़ मिलना शुरू कर दिया। खाने पर कभी चाय पर बुला लेते। वो भी अकेला रहता था। बोरियत दूर करने फारिग वक्त में अब्बू के पास आ जाता। जब दोनों में कुर्बत बढ़ी, खालिद ने अब्बू से अपनी ज़ाती मामलात और मसाइल बताने शुरू किए। वालिद साहब हमदर्दी करते और कहते कि मेरी ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, मुझे अपना जानो। अक्सर कॉलेज आते जाते खालिद से मेरा सामना होता। बतौर पड़ोसी उसे एहतराम से सलाम करके आगे बढ़ जाती थी। नहीं जानती थी कि वो मुझे नज़र ख़ास से किस मकसद के तहत देखता है। शादीशुदा था और उम्र में मुझसे 15 बरस बड़ा था। सोचा भी ना था कि उसके दिल में मुझे शरीके हयात बनाने की आरजू रासिक हो जाएगी। एक दिन उसने वाले साहब को अपने दुखड़े सुनाकर मेरा रिश्ता मांग लिया। वो खालिद को पसंद करते थे कि उन्हें भी इसी तरह की दौलत कमाने और उसे दिन रात दुगनी करने का शौक़ था। इसी कदर मुश्तरक ने शायद दोनों को यकजा किया था। बहरहाल वाले साहब ने दूर की सोची कि अगर खालिद उनका दामाद बन गया तो उसके ज़रिए उनकी भी बड़े लोगों से ताल्लुकात बनेंगे और वालिद के वारे न्यारे हो जाएंगे। बस उन्होंने वालिदा से कहा कि खालिद को मैंने अच्छी तरह देख परख लिया है। शादीशुदा है तो क्या हुआ, बीवी घर बसाने पर राज़ी नहीं, बारहा मनाने को जा चुका है। ससुराल वाले इंतहाई आकबत नाअंदेश और बदतमीज़ किस्म के लोग हैं। इसने हमारी बेटी से शादी की दरख्वास्त की है। इतने अमीर आदमी का दामाद होना बड़ी बात है। 15 साल उम्र का फ़र्क कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कि अच्छा रिश्ता रद्द कर दें। खालिद अभी बमुश्किल 31 या 32 बरस का है। इसकी शादी बुजुर्गों ने लड़कपन में कर दी थी। बेहतर होगा कि हम इस रिश्ते को कबूल कर लें।
वालिदा हैरान रह गईं। उनको मेरे मिजाज और लगन का पता था, जबकि वालिद तालीम को लड़कियों के लिए बस वाजबी सी शय समझते थे। कहते थे जितना पढ़ लिया काफ़ी है, अव्वलीन फ़र्ज़ घर बसाना है, जितनी जल्दी शादी हो जाए अच्छा है। जब मुझे इल्म हुआ कि अब्बू मेरा रिश्ता खालिद से तय करने जा रहे हैं, जान ही तो निकल गई। इतनी जल्दी, और वो भी एक शादीशुदा आदमी से। यकीन ना आया वो ऐसा कर सकते हैं। जानती थी अम्मी या मेरी मर्जी ना चलेगी, क्योंकि खालिद शातिर आदमी था। उसने अब्बू को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक सब्ज बाग दिखा दिए थे। वालिद पूरी तरह उसके बिछाए हुए जाल में जकड़े गए थे। हम खुशहाल कहलाते थे, लेकिन रुपए की रेल पेल कभी ना देखी थी। अब्बू अनथक मेहनत करते थे, तभी थोड़ी सी खुशहाली ला सके थे, और अब वो दौलतमंद होने के लिए कोई आसान रास्ता तलाश कर रहे थे। हम 4 बहनें थीं, कोई भाई ना था। तीनों बहनें मुझसे कमसिन थीं, स्कूल में पढ़ती थीं। खालिद ने एक नज़र देखकर मुझे पसंद किया था, और मुझे ये जानकर हैरत हुई कि कोई एक नज़र देखकर भी किसी से शादी का फैसला कर सकता है। अम्मी गुमगू की कैफियत में थीं, और दादी रात दिन कहती थी, एक नहीं 4 बेटियां हैं, वक्त पर इनकी शादियां कर दो, इससे पहले कि मेरे बेटे की कमर दूहरी हो जाए। लड़कियों को इज्जत व आबरू से उनके घर का कर दो। मेरा बस चलता तो तालीम हासिल करने चीन चली जाती, मगर खालिद ने ऐसी अफ्ताद डाली थी कि आनन फानन वालिद मेरी शादी की तैयारियां कर रहे थे। खालिद ने जाने कैसा इसम फूंक कर उन्हें शीशे में उतार लिया था। जब कोई हल ना मिला, सोचा खुद खालिद से बात करती हूँ, उसको समझाकर मना करती हूँ कि अपनी और मेरी ज़िंदगी को गारत ना करे। हरगिज़ मैं उसके साथ गुजारा ना करूँगी। उम्मीद थी कि मेरे इरादे को भांप कर वो ये गलती करने से बाज रहेगा, क्योंकि पहले ही एक बीवी को गंवाए बैठा था। कई रोज़ तक मंसूबा बनाती रही कि किस तरह और कहाँ खालिद से बात करूं कि वालिद को पता ना चले। जी चाहता खूब खरी खरी सुनाऊं कि हमेशा के लिए मेरे बारे में सोचने से बाज आ जाए। जाने उसे क्या सूझी थी कि एक बीवी के होते मेरे गिर्द चक्कर लगा रहा था। एक रोज़ कॉलेज से घर आ रही थी कि गाड़ी को अपना ताकुब करते पाया। यह खालिद था। मैं एक तरफ होकर ठहर गई। इत्तफाक से सामने एक रेस्टोरेंट था। उसने मेरे नज़दीक गाड़ी की रफ्तार को धीमा कर दिया, जैसे मुझे लिफ्ट की पेशकश करना चाहता हो। तभी मैंने हाथ के इशारे से उसे रोका और कहा, ज़रा ठहरिए और मेरी बात सुनिए। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो मैंने कहा कि गाड़ी से उतर कर बात सुनिए। वो बाहर आ गया। अब मैं मुश्किल में पड़ गई कि फुटपाथ पर जहाँ लोग आ जा रहे थे, कैसे इससे बात करूं। मैं तो उसे इस तरह धमकाना चाहती थी कि कानों को हाथ लगाए, और सबसे बड़ा उज़र यही पेश करना चाहती थी कि शादीशुदा होकर मेरा रिश्ता मांगने क्यों हमारे घर पहुंच गए। पब्लिक प्लेस की वजह से ऐसा मुमकिन ना लगा। मैंने रेस्टोरेंट की जानिब इशारा किया, अंदर चलो। उसकी बातें खिल गईं। हम हाल में एक तरफ पड़ी कुर्सियों पर मेज़ के गिर्द बैठ गए। बड़ी खुशनसीबी है जो आपने खुद मुझे इज्जत दी। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। ताकुब करोगे तो लिफ्ट मिलेगी ही, लेकिन ऐसी लिफ्ट दूंगी कि उम्र भर याद करोगे। कभी तुमको यहाँ बैठाकर बात ना करती, लेकिन जिस उस्ताद में तुमने मुझे डाला है, इसका वाहिद हल यही था कि तुमसे 2 टोक बात कर लूँ। तुमने मुझे इस काबिल समझा। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। उसने बात शुरू की। ये तो आपको बाद में पता चलेगा कि आप खुशकिस्मत हैं या नहीं, मगर मेरी अर्ज़ सुन लीजिए कि ये लिफ्ट मैंने आपसे बातें करने के शौक़ में नहीं ली, बल्कि आपसे ये पूछना मतलूब है, आप शादीशुदा हैं, फिर दूसरी शादी की क्या ज़रूरत पेश आ गई? वो भी मुझ गरीब कमसिन स्टूडेंट को आपने ताका, जिसकी ज़िंदगी का मकसद आला तालीम हासिल करना है। उसने मेरे संजीदा लहजे को इंतहाई गैर संजीदा मूड में लिया। वो हंस पड़ा, फिर गोया हुआ, आप वाकई शादी नहीं करना चाहती या मुझसे शादी नहीं करना चाहती कि मैं शादीशुदा हूँ? दोनों बातें समझ लें। पढ़ाई का जहाँ तक मामला है, ये शादी के बाद भी जारी रखी जा सकती है, और दूसरी बीवी का मामला है तो आप मेरी बीवी से खुद मिलें। उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। मेरे चचा की बेटी है और चचा की बड़ी जायदाद की तन्हा वारिस है, इसलिए मुझे बुजुर्गों ने कमसीनी में कुर्बानी का बकरा बना दिया। आप मेरी वालिदा, बहन, घर वालों सबसे मिलकर इस मामले की तस्दीक कर सकती हैं। मुझे तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपसे शादी नहीं करनी। अगर आपकी बीवी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं तो उसे तलाक क्यों नहीं दे देते? क्या महज उसकी जायदाद और दौलत की वजह से? नहीं,
उसे उम्र भर के लिए एक महरम भी चाहिए जो उसकी देखभाल करता रहे। अब्बू और चचा ने सोचा कि उनके बाद फरीहा को बीमारी या अच्छे बुरे वक्त में महरम की ज़रूरत होगी, फिर कौन उसकी खबरगिरी कर सकेगा। नाजिया, तुम क्या कहती हो? क्या इंसान को खुद गर्ज बनकर जीना चाहिए? इंसानी ज़िंदगी को बेमकसद जानकर गुजार देना चाहिए? अगर नेक और अच्छा मकसद भी नज़र में रहे तो क्या बुरा है? मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करती हूँ, लेकिन अभी शादी नहीं कर सकती। दरख्वास्त है बराहे करम कोई और रिश्ता देख लें, वरना आपकी ये दूसरी शादी भी नाकाम रहेगी। ये कहकर मैं रेस्टोरेंट से जो ही बाहर निकली, वाले साहब को सामने पाया। खालिद मेरे पीछे था और वाले साहब के हमरा उनके दोस्त थे। वो यहाँ खाना खाने आए थे। वालिद उनकी मौजूदगी में नज़रें झुकाकर खामोशी से पास से गुजरकर रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। उफ, ये इत्तफाक भी होना था। मैं आज़ाद होने से पहले गिरफ्तार कर ली गई। अब्बू ने मुझसे सफाई तलब करने की ज़रूरत न समझी और घर आकर वालिदा से कहा, तारीख फ़ौरन तय कर दी जाएगी, नाजिया की शादी की तैयारी करो। गोया मैं एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुकी थी और अब अब्बू के ख्याल में खालिद से निकाह करके ही अपनी इज्जत व नामूस को बचाया जा सकता था। मैं घुट घुट कर रोई, मगर निकाह हो गया। शादियाने बजने लगे। मैं दुल्हन बनकर सामने वाली वसी शानदार महल नुमा कोठी की मलका बन गई। शादी के बाद खालिद ने मुझ पर अपनी गुफ्तगू से ऐसा जादू किया कि मैं अपनी साबका अफकार और मंसूबों को गैर हकीकी और अहमकाना सोचों का शाखसाना समझने लगी। उन्होंने मुझको खुश रखने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी। हर तरह मेरा ख्याल रखा। अब सोचती थी, अगर खालिद से मेरी शादी ना होती तो मैं बदकिस्मत होती। उसने यहाँ तक तो सच कहा था कि उसकी बीवी अरसे से मैके में थी, लेकिन यह सही नहीं था कि उसका जहनी तवाजुन खराब था। वो अनपढ़ और देहात की एक भोली भाली औरत थी और बे औलाद भी ना थी। खालिद से उसके 3 बच्चे थे जो अपनी माँ के पास थे। असल मामला ये था कि वो औरत खालिद के साथ शहर में रहना नहीं चाहती थी कि उसकी वालिदा फालिज की मरीज़ा थी, जिसे उसके सिवा देखने वाली कोई और ना थी, और ये एक तरह से समझौता था कि वो अपनी माँ की खातिर मैके में रहेगी और खालिद बिजनेस की खातिर शहर में सकूनत पजीर होगा। अलबत्ता गाँव अपने बच्चों से मिलने आता जाता रहेगा। मैंने खुद को समझाया कि एक अच्छे मकसद के लिए उस शख्स ने बीवी को बीमार माँ के पास रहने की इजाज़त दी है और ऐसे वक्त में बेटी से ज़्यादा कोई उसका ख्याल नहीं रख सकता था। ये तो खालिद की अच्छाई थी, लेकिन क्या उसने बीवी को आगाह किया कि वो शहर में रहते हुए अपनी ज़रूरियात की खातिर दूसरी शादी कर रहा है? उसका शहर में रहना नागुज़ीर था और दूसरी शादी भी नागुज़ीर थी। अब यह खौफ सताता था कि कभी खालिद की दूसरी बीवी शहर वाले घर आ गई तो यकीनन हमारा सुकून दरहम बरहम हो जाएगा। शादी को 2 साल गुजर गए और मैं औलाद की नेमत से महरूम थी। खालिद के बच्चे मौजूद थे, उसे मज़ीद बच्चों की ख्वाहिश भी ना थी। मेरा रिश्ता उसके साथ हवा में मुअल्लक था। बच्चे मियाँ बीवी के रिश्ते को ज़्यादा मजबूत करते हैं, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्हीं दिनों खालिद कुछ परेशान रहने लगे। पूछा, क्या परेशानी है? कहा, कुछ नहीं, कारोबारी परेशानी है जिसके लिए अफसरान की खुशनुदी हासिल करना ज़रूरी है। सोचता हूँ कि उनकी घर पर दावत कर दूँ तो बात बन जाएगी, अगर तुम साथ दो। क्यों नहीं, आप बताइए मुझे क्या करना है? दावत का बहुत उम्दा इंतज़ाम करना है। हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। दावत के दिन मैंने मेहनत से खाने वगैरह की तैयारी का एहतमाम किया। सुबह से शाम तक किचन में गुजारा। रात की दावत थी। अफसर साहब आए मगर अकेले थे। खालिद ने कहा, ये मेरे भाइयों की तरह हैं, तुम्हें इनसे पर्दा करने की ज़रूरत नहीं, खाना तुम ही सर्व करना। बुर्का वगैरह मैं ना पहनती थी, लेकिन मर्द मेहमान आते तो सामने भी ना जाती थी। शौहर के हुक्म पर मैंने मेज़ पर बर्तन और खाना लगवाया और जब खाना शुरू हुआ तो मैं भी साथ बैठ गई। यही शौहर का हुक्म था। गर्चे गैर शख्स के सामने हिजाब माने था। 2 लुक़मे जहर मार किए। वो साहब किन अखियों से मुझे देखते थे और मैं पसीना पसीना हो जाती थी। बस फिर क्या था। इस दावत के बाद दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक अफसर की दावत होती। एक हर जो मुकर्रर थी ख़त्म हो गई। अब हर दावत पर मुझे मेहमानों के सामने बिठा लेते और खाना खाने पर इसरार करते। कहते ये आजकल का तरीका है, मेहमान की इज्जत अफजाई के लिए फैमिली के साथ डिनर या लंच करना पड़ता है। ऐसी दावतों से मेरे कारोबारी अमूर में मदद मिलेगी और तुम्हारे ताउन से मुझे बड़े बड़े ठेके मिलेंगे।
मुझे मालूम ना था कि ऐसी दावतों के मानी कितने वसी हो सकते हैं। शुरू में कुछ न समझी, बिल आखिर समझ में आ गया कि ये दौलत कमाने की खातिर मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं खूबसूरत और कमसिन थी और ये शोपीस की तरह मेरा हर किसी को दीदार कराते थे। दावतों से जी औब गया, हमा वक्त परेशान रहने लगी। सोचती थी अब्बू को बता दूं कि मैं इतनी मॉडर्न नहीं बनना चाहती कि इनके दोस्तों की यूं तवाज़ो करूं। बदकिस्मती से उन्हीं दिनों अब्बू का इंतकाल हो गया। मैं खालिद की बीवी थी, उनको मेरे बाप का डर न रहा। वो अब जबरन मुझसे ताउन ले सकते थे क्योंकि मेरी पुश्त पर कोई मुहाफिज ना रहा था। मैंने उन महफिलों को घर पर मनाने पर एतराज़ किया तो खालिद ने बुरा मनाया। कहा कि इस मुआशरे में अगर मर्द बीवी से छुटकारा पाना चाहे तो वो उस पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाकर अपनी ज़िंदगी से अलहदा कर सकता है, मगर बीवी अपनी मर्जी से मर्द से निजात हासिल नहीं कर सकती। लोग बदचलनी के इल्ज़ाम पर तो बग़ैर तस्दीक जल्द यकीन कर लेते हैं, मगर मर्द अपनी बीवी को अगर बदी के अंधेरों में धकेल दे तब वो कुछ नहीं कर सकती। खालिद शायद मुझे एक कमज़ोर औरत समझ रहा था, लेकिन मैं अंदर से इतनी कमज़ोर ना थी। इससे कबल कि वो मुझे हवस जहर की खातिर खिलौना बनाकर बदी की राहों पर धकेल देता, मैंने दावत में आने वाले उसके एक दोस्त अफसर को एतमाद में लिया। उस शख्स का ज़मीर जिंदा था। उससे फरियाद की, आप एक बहुत बड़े अफसर हैं मगर मुझे नेक तीनत लगते हैं। खालिद का अफसरों को दावत पर बुलाना और उनसे घुलने मिलने पर जोर देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा ऐसा मिजाज नहीं है। मैं इस आदमी के इन अतवार से समझौता नहीं करना चाहती। आप मेरी मदद करें। क्या तुम खला लेना चाहती हो? जी हाँ, खालिद की नीयत जान चुकी हूँ। अब तो दावत में शराब भी रखी जाती है। मुझे यह मंजूर नहीं कि किसी गैर मर्द की इस तरह मेहमान नवाजी करूँ। इससे आगे की मंजिल क्या होगी आप खुद सोच सकते हैं। उस अफसर का नाम अशरफ था। उसकी गैरत जाग गई। यूं अशरफ की मदद से मैंने मैनोशी की महफिलों में साकी बनने के साथ साथ खालिद जैसी तमा परस्त शख्स से भी निजात पा ली। अदालत से खुला लेने के बाद मैंने शादी नहीं की क्योंकि अब मेरे लिए शादी में कोई कशिश बाकी न रही थी। खुद को माजूर लोगों की बहाली के एक इदारे के लिए वक्फ कर दिया जहां उन बेकसों की मदद करके सच्ची खुशी मिलती थी, ऐसी खुशी के जिसकी मुझे तलाश थी। अब मैं एक मुतमईन जिंदगी गुजार रही हूँ। सच कहती हूँ, सिद्क़े दिल से इंसानियत की खिदमत करने से बढ़कर और कोई सुकून नहीं है। सच कहते हैं कभी कभार माँ बाप के भी फैसले गलत होते हैं। माँ बाप को भी सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि लड़का अच्छा कमा रहा है, दौलत अच्छी है, बल्कि ये देखना चाहिए कि उसकी तरबियत कैसी है, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ दौलत के साथ नहीं गुजारनी होती। मेरे अब्बू ने भी सिर्फ दौलत की खातिर खालिद से शादी करके मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। काश एक मज़दूर से ही शादी की होती जो मुझे 2 वक्त की रोटी खिला सकता, लेकिन इज्जत से रखता तो सही। घर में सुकून तो होता, अपना घर मेरे लिए जन्नत तो होता। कैसी लगी आज की सबक आमूज़ कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।